दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो सेशन में मैं एक आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने जा रहा हूं। अक्सर जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ एक समस्या या एक प्रॉब्लम ये आती है कि किसी सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ें। और ये प्रश्न जो है, जब मैं भी कॉम्पिटिटर था तो मेरे जहन में भी आता था कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग इसी श्रृंखला का तीसरा भाग जो है आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए ताकि हम जो है प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं क्लासरूम में और इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उसका सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और जो न्यू कमर्स स्टूडेंट हैं, जो नई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 100% ये यूज़फुल क्लास है। अब यहाँ पर मैंने कुछ कैटेगराइज किया गया है आपको समझाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, हम इस चार्ट पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आज के इस चार्ट में आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आप मेरे लास्ट सेशन में ये देख चुके हैं कि हमने सब्जेक्ट को माइनर और मेजर, मतलब मेजर एक्ट और माइनर एक्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हमने अपनी सहूलियत से 1 से लेकर 8 तक जो है मेजर एक्ट को और ठीक है 9 से लेकर 15 तक है माइनर एक्ट को अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको यहाँ ध्यान देने की एक बात है जो इस चार्ट में आपको विशेष रूप से देना है। पहली चीज़, मैंने सारे कंटेंट को क्लॉज या कॉलम 1 में रख दिया है। जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट को रखा हुआ है। ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा कि मैंने सबसे पहले जो है सब्जेक्ट को रखा है। सेकंड में इनके प्रोविज़न, जो इनके प्रावधान है, प्रावधानों को रखा हुआ है और प्रावधानों को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला चैप्टर या पार्ट, दूसरा है आपका सेक्शन, धाराएं, और तीसरा है शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ। इसके बाद ठीक है, तीसरा जो पार्ट है इसका, वो है इसका एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन। ठीक है, जो अपवाद और जो स्पष्टीकरण होते हैं उसको मैंने यहाँ पे रखा है। इसके बाद 4th कॉलम में जो है मैंने इलिस्ट्रेशन, जो दृष्टांत होते हैं, मैंने उसको रखा है। इसके बाद जो है मैंने लिमिटेशन लिखा हुआ है, यहाँ लिमिटेशन एक्ट, और इस लिमिटेशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब मैं इस कॉलम को आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट पॉइंट रखा हुआ है, वो है आपका ठीक है लीडिंग केस, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं, जिसको प्रीवी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट जो है लैंडमार्क जजमेंट के रूप में रखा है, हम उस कॉलम को रखे हैं। और लास्ट कॉलम जो है वो आपका करेंट अमेंडमेंट है, वर्तमान में क्या क्या संशोधन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप इस चार्ट को हमेशा फॉलो कीजिए। आप इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे कभी भी हटेंगे नहीं या वो आपसे कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 जो है इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो है आपको सब्जेक्ट के बारे में और उसके प्रोविजंस के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आईपीसी को रखा है, सेकंड सीआरपीसी, थर्ड एविडेंस एक्ट, 4th में आपका सिविल प्रोसीजर कोड, 5th में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, 6th में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 7th में आपका ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 8th में आपका छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। ठीक है, जो एमपी की तैयारी कर रहे हैं ठीक है, यहाँ पर उसे मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड से भी पढ़ सकते हैं, MPLRC। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की तैयारी करने वाले इसको MPLRC में रख देंगे। इसके बाद जो है आपका माइनर एक्ट है। माइनर एक्ट में मैंने सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट, इसके बाद छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। जो मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 टॉपिक में मैंने ठीक है इंडियन कोर्ट फीस एक्ट रखा है, 12 में मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रखा है। ठीक है, 13th में मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट रखा है, 14 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रखा है और 15th में छत्तीसगढ़ ठीक है एक्साइज एक्ट। और जो मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश कर देंगे, मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट रखा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि ये प्रोविजंस हैं और ये प्रोविजंस जो हैं ठीक है आपको पढ़ना है। अब अगर आप
ठीक है, सारे सेक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। अगर आप जो है ठीक है सारे सेक्शंस को कैलकुलेट करते हैं तो लगभग हमारे पास 2500 के आसपास सेक्शंस होते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या हमें सभी सेक्शंस को पढ़ना है। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ठीक है सभी सेक्शंस को बराबर जो है ध्यान देना है या सभी सेक्शंस को इक्वल वेटेज देना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर कंपटीशन में हर स्टूडेंट जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है अपने स्तर पर और मेहनत में कोई कमी नहीं रखता। पर मेहनत यहाँ पर जो है आप अगर थोड़ा स्मार्टनेस के साथ करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपका सक्सेस रिजल्ट उनसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सही पाथ पर सही दिशा पर मेहनत करना है और आपको क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। तो आपको पूरे सेक्शंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ठीक है पढ़ते समय ये याद रखना होगा कि जो क्वेश्चन बैलेंस बन रहा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा बन सकती है। तो यहाँ फ़िलहाल जो है हम प्रोविज़न्स को डिवाइड करके रखे हुए हैं। प्रोविज़न्स में सबसे पहले आईपीसी में 23 चैप्टर और 511 धाराएं हैं। ठीक है, सीआरपीसी में जो है 37 चैप्टर 484 सेक्शंस और यहाँ पर जो है 2 शेड्यूल्स है। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट में 11 पार्ट और 167 सेक्शंस हैं इसमें। इसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड में 11 पार्ट और 158 सेक्शंस और साथ में जो है 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं आपके प्रोविजंस में। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफर प्रॉपर्टी में ठीक है टोटल आपके 8 चैप्टर और 137 सेक्शंस हैं। इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला है आपका ठीक है फर्स्ट पार्ट जो चैप्टर 6 तक है और जिसमें सेक्शन 75 तक उसको प्रावधानित या उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें चैप्टर 8, 9 और 10 आते हैं जो 124 से लेकर 238 तक के सेक्शंस को ठीक है एक्सप्लेन करता है यहाँ पर। इसके बाद ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल ठीक है 22 भाग हैं आपके और 395 आर्टिकल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में 19 चैप्टर हैं, टोटल 264 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स दिए गए हैं। इसके बाद इंडियन लिमिटेशन एक्ट है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट में ठीक है 5 पार्ट है, 5 भागों में बांटा गया है इसे और इसमें 32 धाराएँ और शेड्यूल्स दिए गए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट में आपके टोटल 14 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स दिए गए हैं। ठीक, कोर्ट फीस एक्ट है। इसके बाद कोर्ट फीस एक्ट में ठीक है आपके 6 अध्याय 36 धाराएं और 3 शेड्यूल्स हैं इसमें। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ठीक है 8 चैप्टर्स हैं और 44 सेक्शंस हैं। एक जो है इसमें शेड्यूल हैं आपके। इसके बाद इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है। इसमें ठीक है 15 अध्याय आपके हैं और 93 सेक्शंस हैं। इंडियन ठीक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 17 चैप्टर्स और 148 सेक्शंस हैं। और इसके बाद छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है, इसमें 9 चैप्टर और 69 ठीक है सेक्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं या किसी भी आप जो है पार्ट को पढ़ रहे हैं तो उसके ठीक है नेचर को आपको ठीक है चैप्टर के हिसाब से और उसके सेक्शंस के हिसाब से आपको सबसे पहले समझना होना। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसके चैप्टर को और उसके साथ दिए गए सेक्शंस को आपको समझना ज़रूरी है। इसलिए इसका जो सबसे पहला वाला कॉलम रखा है वो इसके प्रोविजंस को बता रहा है। तो राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रोविज़न समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं। तो फिर इस वीडियो में नया क्या है, इस वीडियो में ऐसा नया क्या मिलेगा आपको, वही जो है इस वीडियो में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन जो दूसरा है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वर्ड यूज़ लिखा है। आप जो है अपने कॉपी में इसके साथ एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण और एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अब यहाँ पर मैंने इसको अलग से क्यों रखा, ये तो प्रोविज़न का हिस्सा होता है, ये तो उस सेक्शन का हिस्सा होता है। तो देखिए ये उस सेक्शन का हिस्सा होता ज़रूर है, पर हमें अगर जुडिशरी क्रैक करना है तो इस सेक्शंस के इस एक्सप्लेनेशन और स्पष्टीकरण के महत्व को, इसके रोल को समझना होगा। यहाँ हमेशा याद रखिएगा कि जो मॉडरेटर होता है, जो क्वेश्चंस बना रहा है, तो उसकी अभिरुचि या उसका चॉइस जो होता है सेक्शन से ज़्यादा कभी कभी ठीक एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शंस पर बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप तैयारी कर रहे हैं उन प्रोविजंस की, जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस सेक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शंस को, जो उसके अपवाद हैं और जो उसके स्पष्टीकरण हैं, ये दोनों को ज़्यादा महत्व देकर पढ़ना होगा।
अगर आपने एक्सेप्शन या उसके ठीक है अपवादों को या उसके स्पष्टीकरण को नहीं पढ़ा है या आपने उसको गंभीरता से नहीं लिया है तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आपसे नहीं बनेंगे। तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस यहाँ पे ये होती है हमेशा कि स्टूडेंट को हमेशा प्रोविज़न से ज़्यादा एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ मैं आपको भारतीय दंड संहिता का बहुत अच्छा एक उदाहरण देता हूँ जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और किसी भी जुडिशरी में अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हर जुडिशरी में कहीं ना कहीं एक बार इसे पूछा गया है और शायद कई बार पूछा गया है। यहाँ पर सेक्शन 351 आईपीसी की बात करूँगा जिसमें असॉल्ट या हमला को बताया गया है। अब हमला की जो डेफिनेशन है वहाँ से प्रश्न जितने आते हैं उससे ज़्यादा जो है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। वहाँ ये लिखा हुआ है कि केवल शब्द जो है हमले की कोटि में नहीं आता है जब तक कि ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी जो है उस हमले को ना दर्शाता हो। तो यहाँ पर जो है अगर मॉडरेटर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक्सप्लेनेशन का वेटेज बढ़ जाता है या स्पष्टीकरण जो दिया है उसका वेटेज बढ़ जाता है। इसी तरह से जब आप चोरी पढ़ते हैं तो चोरी के नीचे भी जो है ठीक है 5 इसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि प्रोविजंस में जो आपके सेक्शंस हैं उन सेक्शंस के साथ में जो एक्सप्लेनेशन है जो एक्सेप्शंस हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, उनको गंभीरता से पढ़ें, उसको सीरियसली लें। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक था आपका कि एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो ठीक है आपका नेक्स्ट कॉलम है जो वो है इलस्ट्रेशन या दृष्टांत। देखिए दृष्टांत और इलस्ट्रेशन का वेटेज बहुत ज़्यादा है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। हम आज जो ये वीडियो बना रहे हैं प्रोबेबिलिटी पे बना रहे हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, पर प्रोबेबिलिटी क्या कहती है हम उस पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन जो होते हैं ये जो है उस सेक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है एक एज अ एग्जाम्पल, वो एक उदाहरण के रूप में उसको एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए आप सभी जानते हैं कि हम जो आज लॉ पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं जो है इसको ठीक है ब्रिटिशियस ने बनाया था जो हमारे यहाँ उस समय रूल कर रहे थे। तो उस समय जब रूल कर रहे थे तो हमें उस समय इस कानूनों की बारीकियों को समझने के लिए उन्होंने उदाहरण रखे और उन उदाहरणों को उन्होंने दृष्टांत या इलस्ट्रेशन कहा। तो जब मॉडरेटर पेपर बनाता है या जो मॉडरेटर है वो क्वेश्चन पेपर को सेट करता है तो वो कभी कभी इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछता है। तो इलस्ट्रेशन जो होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दृष्टांतों के दृष्टिकोण से मैंने देखिए 1, 2 और 3 देखिए राउंड अप हर एक्ट में थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन होते हैं, थोड़े बहुत दृष्टांत होते हैं। तो जहाँ थोड़े बहुत हैं वहाँ तो आप उनको ध्यान दीजिए, पर कुछ एक्ट ऐसे हैं जिसमें इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत भरमार हैं उनकी, और वहाँ पर जो है इनका वेटेज बढ़ जाता है। तो आप गौर करेंगे इस चार्ट में तो सबसे पहले मैं इंडियन पीनल कोड के सामने मैंने 3 मार्क किया हुआ है। देखिए मार्किंग सिस्टम को भी समझिए, जहाँ मैंने 3 मार्क किया है इट्स मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जहाँ पे मैंने 2 मार्क किया है इसका मतलब है इट्स इम्पॉर्टेंट, और जहाँ पे सिंगल मार्क किया है इसका मतलब है कि यहाँ पर कम है, उन चीज़ों को कम रखा गया है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि आईपीसी में देखिए मैंने 3 मार्क लगाया है, 3 मार्क है यहाँ पे। इसका मतलब है जब आप आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी के इलस्ट्रेशंस बहुत सारे हैं। तो इलस्ट्रेशंस को आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे आप प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं। और यहाँ आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देखेंगे, छत्तीसगढ़ का भी देखेंगे, तो इलस्ट्रेशंस जो है आईपीसी के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इलस्ट्रेशन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो यहाँ पर आईपीसी है। दूसरा मैंने रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट भी जो है आपको इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड करता है। तो आपको जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको इलस्ट्रेशंस को ज़्यादा वेटेज देना है प्रोविजंस के साथ में। इसके बाद आपका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने डबल मार्क किए हैं, इलस्ट्रेशन बहुत सारे हैं, पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एक चीज़ याद रखना है कि इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो हमेशा रेंडमली पूछे जाते हैं उस पर ज़्यादा इनका फोकस रहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से एज पर एज ठीक है क्वेश्चन जो हैं वो एक बैलेंस पूछा जाता है। तो प्रोविजंस के साथ में इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस को पढ़िएगा। खासकर आप जब कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पढ़ते समय जब आप एजेंसीज पढ़ते हैं तो एजेंसीज में ठीक आप इलस्ट्रेशन छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोविजंस से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये बैलेंस आपको समझना होगा कि किस प्रोविजंस को मैं ज़्यादा ध्यान दूँ और कहाँ के इलस्ट्रेशंस को मैं जो है थोड़ा सा स्किप कर सकता हूँ। तो ये आर्ट ऑफ टेक्निक होती है स्टडी की कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते समय।
ठीक है। तो इसके बाद जो है मैंने कॉमन चीज़ें को छोड़ दिया है। माइनर एक्ट में जहाँ जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आप उसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि वहाँ इलस्ट्रेशंस कम है तो आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी, वहाँ जहाँ पर इलस्ट्रेशन ज़्यादा है उसके कंपैरेटिव। तो यहाँ पर ठीक है, हमारा ये जो टॉपिक था वो ये टॉपिक था कि आप इलस्ट्रेशंस को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशन पे। देखिए, मैंने लिमिटेशन इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि लिमिटेशन में आपका जहन या आपका दिमाग ये आता है कि यहाँ पे कोई नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए मैंने यहाँ लिमिटेशन लिखा है और उसके नीचे एन लिखा है। एन मतलब नंबर। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप जब इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं, आप जब जो है भारतीय दंड संहिता पढ़ते हैं, तो भारतीय दंड संहिता आप जानते हैं कि एक आपराधिक विधि है, एक क्रिमिनल लॉ है और ये एक क्रिमिनल सब्सेंटिव लॉ है। तो यहाँ पर जो है प्रोविजंस के साथ साथ पेनल्टीज भी दी गई है। तो आप सारी पेनल्टीज तो रट नहीं सकते और सारी पेनल्टीज याद भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पेनल्टीज को ध्यान देते समय उसके इंपॉर्टेंट पेनल्टी जो होती है उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको सभी पेनल्टीज को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो एन लिखा है इसका मतलब है यहाँ पर जो भी नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट की बात करें, सब्सेंटिव लॉ तो आईपीसी को छोड़कर, ठीक है, एक्साइज एक्ट है। तो दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे पेनाल्टीज़ के लिए, जब आप ठीक है इस कॉलम को पढ़ रहे हैं तो एक्साइज एक्ट में जो दी गई पेनाल्टीज़ होगी इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एक्साइज एक्ट की जो पेनाल्टी होती है उसे आपसे परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई, एक्साइज एक्ट को लेकर और ठीक है आईपीसी को लेकर। अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, और वो चीज़ है आपकी सिविल प्रोसीजर कोड में मैं 3 मार्क दे रहा हूँ उसको, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड में मैं इसको 3 मार्क दे रहा हूँ। अब आपके जहन में आएगा कि भाई सर यहाँ तो कोई पेनल्टीज नहीं दी गई है, यहाँ तो किसी प्रकार का कोई दंड व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर ये 3 मार्क क्यों? अब आप जब सीपीसी का पेपर बनाते हैं या सीपीसी का पेपर आप जब भी देखते हैं तो एक गौर करने वाली बात हमेशा याद रखिएगा, सीपीसी में जो 40% क्वेश्चन का मार्जिन होता है वो न्यूमेरिकल या नंबर वाले क्वेश्चन का होता है, जैसे कि दिन, समय, ठीक है, और महीना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? मंथ, डे, ईयर, ठीक है। तो जब हम ठीक है सीपीसी पढ़ते हैं या जब हम छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है इनका वेटेज बढ़ जाता है। ये 2 सब्जेक्ट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पहला है आपका सिविल प्रोसीजर कोड और दूसरा है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, और दोनों ही जगह मैंने 3 मार्क दिया है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तैयारी करते समय। अब जैसे सीपीसी का एक एग्जांपल देता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल आपको मैं एलआरसी का भी दूंगा। सीपीसी के सेक्शन 32 को अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि जब ठीक है किसी व्यक्ति को समन किया गया है और उसका वो पालन नहीं करता है, उसका कंप्लायंस नहीं करता है, तो वहाँ पर न्यायालय उसके साथ किस प्रकार से पेनल्टीज दे सकता है, उसको किस प्रकार से दंड दे सकता है। तो वहाँ पर जो है मैं क्लास 3 की स्पेसिफिक बात करूँगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो नंबर पे है। तो स्पेसिफिक क्लास 3 में लिखा हुआ है कि यदि मान लीजिए ठीक है सेक्शन 32 के अंतर्गत ये दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति समन का पालन नहीं करता है तो कोर्ट उसे 5000 तक की, कितना लिखा हुआ है, 5000 रुपये तक की पेनाल्टीज या शास्ति दे सकता है। तो इसी तरह से सेक्शन 25 में भी पेनाल्टीज की बात की गई है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है 2000 तक की पेनाल्टी दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर 5000, 2000, 1000, 3000 जहाँ कहीं पर भी ठीक है इस तरह की पेनाल्टीज दी गई है तो वो प्रोविजंस के साथ साथ ठीक है एग्जाम में पूछे जाने का ज़्यादा जो है वहाँ पर वेटेज बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से ठीक एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको सीपीसी का। सीपीसी में आपने ऑर्डर 8 रूल 1 पढ़ा होगा कि जब जो है डिफेंडेंट को WS फाइल करना है तो जिस दिन उसको समन मिला है तो डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से उसे 30 डेज के अंदर जो है WS फाइल करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 7 दिन, 10 दिन, ठीक है, और 21 दिन, इस तरह से जो है 30 डेज हो गया, 2000 रुपीज़ हो गया। तो जब ये क्वेश्चंस आपके सीपीसी में आते हैं, जब ये क्वेश्चंस आपके सीपीसी में बनते हैं तो वो प्रोविज़न से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ पर उनकी पूछने की या उसे पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा सिविल प्रोसीजर कोड को पढ़ते समय। इसी तरह से छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड का भी सेम नेचर है। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड एक जो है हमारा लोकल एक्ट है और ठीक है मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर भी ये लोकल एक्ट है।
वहाँ मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी जो है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भरमार है कि एक तहसीलदार कितनी पेनाल्टी दे सकता है, खासकर जैसे अगर कोई सीमा चिन्ह है या सीमा रेखा है और अगर जो है उसका सीमा चिन्ह या सीमा रेखा तोड़ता है तो कितनी पेनाल्टी दे सकता है, या जो है पटेल जो है रसीद नहीं देता है तो पटेल को कितनी पेनाल्टी दे सकता है। तो वहाँ जो भू राजस्व अधिकारी हैं उनके पेनाल्टीज देने के पावर दिए गए हैं। या अगर मान लीजिए कोई एक तहसीलदार का कोई आदेश है, उस आदेश के खिलाफ अपील करना है आपको, तो उस आदेश के खिलाफ अपील आप एसडीओ के पास फर्स्ट अपील कितने दिन के अंदर कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी जो है नंबर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं जब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और नंबर वाले क्वेश्चंस आपको जो है सिलेक्शन में आगे या पीछे कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ कहीं पर भी नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, अब वो चाहे किसी भी एक्ट में हो, वो किसी भी एक्ट में हो, एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पर उसको ज़्यादा वेटेज दीजिए, वहाँ पर उसे ज़्यादा अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि प्रश्नों की संभावनाएं जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आपका यहाँ लिमिटेशन या नंबर वाले क्वेश्चन का क्या महत्व है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर नंबर वाले क्वेश्चंस को उतना ही वेटेज दीजिए जितना कि आप प्रोविजंस को दे रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लीडिंग केस लॉ। लीडिंग केस लॉ, या इसको मैं ये कह दूं कि ऐसे जजमेंट जो मील का पत्थर है, ऐसे जजमेंट जिसे हम माइलस्टोन जजमेंट कहते हैं। तो इनका महत्व क्या होता है परीक्षा में, तो ये स्टेट वाइज डिफर जरूर करता है कि मॉडरेटर जो है किस तरह की अभिरुचि या किस तरह का इंटरेस्ट रखता है। बट अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट लीडिंग जो माइलस्टोन जजमेंट है, जो लीडिंग केस हैं आपके, वो आपको मालूम होना चाहिए। आप सभी केसेस को जानते हो ये ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में कौन सा ऐसा जजमेंट जिसको प्रिवी काउंसिल ने या जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माइलस्टोन जजमेंट के रूप में अनाउंस किया था, ठीक है। अब किस केस को हम लीडिंग केस कहेंगे, किस केस को जो है माइलस्टोन जजमेंट कहेंगे। जैसे कि आप अभी वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो वर्तमान स्थिति में कौन कौन से ऐसे केस हैं जो आगे के 10 साल या 20 साल या 25 साल बाद की जो जनरेशन होगी वो बोलेंगे कि ये माइलस्टोन जजमेंट है, जो हमारे लिए हैं पर वो आगे की जनरेशन के लिए भी होंगे। जैसे अभी आप लोग देखेंगे तो धारा 377 पे जो जजमेंट हुआ है, ठीक है, वो माइलस्टोन जजमेंट रहेगा। राम मंदिर जन्मभूमि विवाद को लेकर जो जजमेंट है ये भी माइलस्टोन जजमेंट रहेगा। आधार कार्ड को लेकर जो है, जो उसकी निष्ठा का अधिकार को लेकर जो जजमेंट आया है वो माइलस्टोन जजमेंट रहेगा। ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ जो मामला है वो माइलस्टोन जजमेंट रहेगा। तो ये वर्तमान में हमारे लिए करंट जजमेंट है, बट अगर इसे जो है आगे के लॉ स्टूडेंट 30 साल 40 साल 50 साल बाद इसको जो है अपने केस लॉ में रेफर करेंगे तो वहाँ पर ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन जजमेंट हो जाएगा। और ऐसे जजमेंट जो है हमारे लिए एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो 2 चीज़ याद रखिएगा। पहला, अपने नोट्स को जब बना रहे हैं तो उसको अपडेट करिएगा और उन अपडेट्स में आप इन केस लॉ को रखिएगा। दूसरा, प्रीवी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जजमेंट को यहाँ पर आपको जो है मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं इंडियन पीनल कोड की, ठीक है, एक एग्जांपल को आपको जो है कोट कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि सेक्शन 299 और 300 जो हत्या और सदोष मानववध को परिभाषित करता है, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट है वो है रेग बनाम गोविंदा। ये जो जजमेंट है ये इसको प्रीवी काउंसिल ने अनाउंस किया था और ये आज भी हमारे लिए जो है, ठीक है, माइलस्टोन जजमेंट या लीडिंग जजमेंट के रूप में पढ़ा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि रेग बनाम गोविंदा की जो जजमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में जो है, ठीक है, एज इट इज़ रेफर किया था। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम रेग बनाम गोविंदा जानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को भी जानना जरूरी है। उस जजमेंट का नाम है आर पुनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जब हम किसी जजमेंट को पढ़ रहे हैं तो हमें दोनों चीज़ें ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के और प्रीवी काउंसिल के जजमेंट जो है हमारे नोट्स में होने चाहिए, जो आज से पहले वो एक एज अ माइलस्टोन केस के रूप में जाने गए हैं। इसी तरह से जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की कंडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्वीन बनाम अब्दुल्ला का केस आ जाता है। तो आप, ठीक है, लीडिंग केस में आईपीसी में बहुत ज़्यादा आपके केसेस दिए गए हैं, इसमें से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि कौन से केसेस जो हैं, ठीक है, माइलस्टोन जजमेंट में एज अ, ठीक है, आप अपने नोट्स में रेफर कर सकते हैं। दूसरा, मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट को डबल टिक लगाया है, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में जो बहुत अच्छे केसेस हैं उनको आप जो है
अपने नोट्स में कलेक्ट कीजिए। इसके बाद जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें भी जैसे आप कूपर वर्सेस कूपर का केस पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पर आपको जो है ठीक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में उन केसेस को रखना होगा। इसके बाद जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बहुत सारे जजमेंट मिलते हैं, चाहे वो मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास का केस हो, वहाँ पर जो है केसेस को आपको समझना होगा, उसकी लायबिलिटीज़ को समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए ठीक है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 मार्क दिया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने जो है ट्रिपल मार्क लगाया है। क्यों मैंने लगाया है इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं और ख़ासकर आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 ठीक है, यहाँ पर जो है केसेस की भरमार है। तो जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट जजमेंट हैं, इम्पॉर्टेंट केस लॉ हैं आपके, ठीक है, आप उसको ज़रूर रेफ़र कीजिए, आप उसको साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी एक्ट में अगर ठीक कोई भी केस लॉ जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो माइनर एक्ट हो चाहे वो मेजर एक्ट हो, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है और वो हमेशा रहेगा। रही बात करंट अपडेट की, तो उसके लिए आपको जो भी आपके ईयरली जो है सुप्रीम कोर्ट केसेस की बुक्स आती हैं या सुप्रीम कोर्ट केसेस के लिए जो भी आप बुक रेफ़र करते हैं, तो उसमें आप जो है इम्पॉर्टेंट केस लॉ को अलग से जो है स्क्रूटनी कर दीजिए। इसी तरह से आपको जो करंट है वो तो आपको ध्यान देना है, पर जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो इतिहास में हमारे लिए पढ़ने लायक है, जो ऐसे जजमेंट जो हमारे लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अपने नोट्स में ज़रूर रखिएगा। ये थोड़ा कठिन काम ज़रूर है कि जजमेंट को स्क्रूटनी करना, पर धीरे धीरे अगर आप इसमें कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि कौन से प्रश्न जो है आपके जजमेंट में पूछे जा सकते हैं। और आज इस वीडियो का जो लास्ट सेशन है वो है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जो है संशोधन। आप सभी जानते हैं कि हर प्रोविज़न में अमेंडमेंट का एक प्रोविज़न होता है, संशोधन का एक ठीक है प्रोविज़न होता है। संशोधन को लेकर आपको हमेशा याद रखना होगा, जो करंट अमेंडमेंट हुए हैं, जो वर्तमान में जो है आदतन संशोधन है, वो आपके नोट्स में ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो चीज़ें एक तो वर्तमान में बदली गई हैं, तो ये मॉडरेटर हमेशा कोशिश करता है इस बात को देखने के लिए कि क्या इसने जो है अपने आप को आदतन या अपडेट किया है या नहीं किया। जैसे आप जो है मोबाइल यूज़ करते हैं, आप लोग अपने ठीक है लैपटॉप को यूज़ करते हैं, तो देखिएगा उसमें एक अपडेट ऑप्शन होता है, और अगर आप अपडेट को ठीक है स्टार्ट नहीं करते हैं या अपडेट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो मोबाइल जो है या आपका सिस्टम जो है हैंग हो जाता है या उतना प्रॉपर वर्क नहीं करता। इसी तरह से आपको अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, और अपने आप को अपडेट करते हुए आपके जो करंट अमेंडमेंट है उसको भी आप अपने नोट्स में ज़रूर जो है शामिल कीजिए। और करंट अपडेट से हमेशा जो है अमेंडमेंट से क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि 2012 16 दिसंबर को जो निर्भया का केस हुआ था, उस निर्भया के केस के बाद जो है ठीक है हमारे क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आए, और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए आपके, जिसमें सबसे मेजर अमेंडमेंट आपका ठीक है सेक्सुअल ऑफेंस जो है उसमें आईपीसी में हुआ, फिर सीआरपीसी में हुआ, एविडेंस एक्ट में भी हुआ। तो यहाँ पर जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जिस एक्ट में जिस ईयर अमेंडमेंट हो रहा है वो अमेंडमेंट आपके लिए उस एक्ट का सबसे क्रीम क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्रीम क्वेश्चन जो है आपको आसानी से आपके सामने जो है तैयार मिलेगा अगर आपने उसको नोट्स में अपडेट रखा है। तो यहाँ पर ये जो मेरा पूरा आज का सेशन था उसमें सबसे मुख्य चीज़ यही थी कि आप किसी भी एक्ट को कैसे पढ़े, हाउ टू प्रिपेयर, और उसको कैसे क्रैक करते हुए जो है आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं जो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो सेशन ला रहा हूँ वो मेंस से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं उनको लेकर आ रहा है, और उसको आप ज़रूर देखिएगा। मुख्य परीक्षा जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा वीडियो। और मैं आपका मेंटर नितिन कुमार नामदेव आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात करूँगा। थैंक यू।